सो फाइनली एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन बहुत बड़े बदलाव के साथ आउट हो चुका है और नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। तो आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जहाँ से आप आसान भाषा में समझ सकते हो कि नोटिफिकेशन किसके लिए है, कौन कौन सी पोस्ट है, टोटल वैकेंसी कितनी है, पोस्ट और एज लिमिट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न और उसमें जो चेंजेस हुए हैं उन सभी के बारे में आपको मैं आराम से समझा दूंगा। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी बताऊंगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बताऊंगा। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ये पोस्ट रहता है और आपको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में काम करने का मौका मिलता है, जॉब पाने का मौका मिलता है और जहाँ पे इंटरव्यू भी नहीं होता। जी हाँ, आपने सही सुना, बिना इंटरव्यू के लिए आपका एसएससीएल यानी मिनिस्ट्रीज में काम करने का मौका मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सबसे पहला पॉइंट। टोटल वैकेंसी 20,000 के करीब है, काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज है और काफ़ी बड़ा मौका भी है। दूसरा पॉइंट है आपका पोस्ट एंड एज लिमिट। सो यहाँ पे आप डिफरेंट पोस्ट देख सकते हो। यहाँ पे पे लेवल 8 की पोस्ट है AAO, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में ये डिपार्टमेंट देख सकते हो और यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी पोस्ट पढ़ूँ ना, आप समझ लोगे, वीडियो देख लोगे कि पोस्ट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है और एज लिमिट क्या है। ये पे लेवल 7 की पोस्ट है जहाँ पे आप रेलवेज़ में या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो में या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में काम पा सकते हो और एज लिमिट भी देख सकते हो। सेम पे लेवल 6 की पोस्ट देख सकते हो, यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन है, यहाँ पे एज लिमिट मेंशन है। पे लेवल 5 के लिए भी पोस्ट है, डिपार्टमेंट है, यहाँ पे एज लिमिट है और पे लेवल 4 में भी यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है और यहाँ पे एज लिमिट है। वीडियो पॉज करके आप आराम से अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। और एज लिमिट कब से कैलकुलेट करना है, तो 1 जनवरी 2022 से कैलकुलेट करना है आपको अपना एज लिमिट, जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में यहाँ पे मेंशन है। अगर आपको उस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो जहाँ पे 18 से 27 साल की एज लिमिट बोली गई है, तो 18 साल मिनिमम यानी आपका एज लिमिट 1/1/2004 यानी आपका बॉर्न इस डेट पे हुआ होना चाहिए या इससे पहले चलेगा। वो कब तक 2/1/1995 पे बॉर्न हुआ हो या उसके बाद, तो ये एज रेंज है जो आपको समझनी है। सेम फॉर 20 to 30 ईयर्स वालों के लिए 2002, 18 to 30 वालों के लिए 2004 और 18 to 32 वालों के 2004। अपर एज लिमिट भी उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। एक दिन का भी लेवरेज नहीं मिलेगा और अगर आप SC ST या फिर OBC कम्युनिटी में फॉल करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, PWD अनरिजर्व को 10, OBC को 13, SC ST को 15, एक्स सर्विसमैन को 3 और अदर जो एज रिलैक्सेशन है अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप देख सकते हो। सो अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो 8 अक्टूबर 2022 के अनुसार आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपका बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ये डिज़ायरेबल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका बैचलर्स डिग्री है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। सेम फॉर जनरल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, बट यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड लेवल पे। ये बैचलर्स डिग्री की बात है। बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है तो 60% आपका मैथ्स में 12th स्टैंडर्ड लेवल पे होना चाहिए और अगर आपका बैचलर्स डिग्री स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के साथ है तो परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बाकी सभी पोस्ट के लिए कोई भी बैचलर्स डिग्री होल्डर आवेदन कर सकता है, ये चीज़ ध्यान में रख सकता है। और साथ ही साथ वो कैंडिडेट भी आवेदन कर सकता है जो फाइनल ईयर में अपीयर्ड है उसके ग्रेजुएशन के दौरान, बट उसका रिजल्ट केवल बाकी है आने का और रिजल्ट आ जाएगा 8 अक्टूबर 2022 को, तो वो भी आवेदन दे सकता है, ठीक है। सो अगर आपका 8 अक्टूबर 2022 से पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, आप एनी बैचलर्स डिग्री होल्डर हो, किसी भी स्ट्रीम से कोई भी स्नातक डिग्री अगर आप रखते हो तो आप आवेदन कर सकते हो। और उसके इक्विवेलेंट यानी अगर आप डिस्टेंस डिग्री यूनिवर्सिटी से भी डिस्टेंस ग्रेजुएशन किया है तो भी आप आवेदन करने के लिए सक्षम हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की, जहां पे सबसे बड़ा बदलाव हुआ है क्योंकि पिछले साल तक कुछ ऐसा हो रहा था कि 4 टीयर में एग्ज़ाम ली जाती थी, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 और चारों टीयर महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन उन सभी टीयर्स के मार्क्स को जोड़ के बनाया जाता था। बट इस साल कुछ ऐसा किया गया है कि केवल 2 टीयर रखे गए हैं और टीयर 1 को क्वालिफाई कर दिया गया है, यानी टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब आपको ये क्वालिफाई इसलिए करना है ताकि आप टीयर 2 का एग्ज़ाम दे सको।
अदरवाइज टीयर 1 के मार्क्स फाइनल इवैल्यूएशन में नहीं जोड़े जाएंगे। तो टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो टीयर 1 के एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, रीजनिंग, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। और हर एक सेक्शन में 25 मार्क है, एक क्वेश्चन का 2 मार्क, यानी टोटल 50 मार्क बन जाते हैं हर एक सेक्शन के। तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं, टोटल मार्क्स आपके 200 बन जाते हैं और उसके लिए समय मिलता है आपको 1 घंटा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन रहेंगे एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश सेक्शन। यहाँ पे रॉन्ग मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, यानी हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे आपका 0.50 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है ताकि आप मेन एग्जामिनेशन में जा सको। यहाँ पे एक और चीज़ जोड़ दी गई है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 मार्क्स है, EWS OBC के लिए 25 है और अदर के लिए 20% है, यानी 30%, यानी 200 का 30% हो गया 60, 25% 50 और 20% 40। ये आपको क्वालिफाइंग मिनिमम सस्टेन करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर 60 से ज़्यादा लाओगे अनरिजर्व तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपका फाइनल मेरिट यानी जो टीयर 1 का मेरिट जो बनेगा वो तो अलग से बनेगा ही, बट आपको ये मिनिमम सस्टेन करना है, ऐसा कहा गया है। और डेफिनेटली मेरिट तो डेफिनेटली 100 से ऊपर या फिर इससे तो ऊपर ही बनेगा। तो आपको ये चीज़ समझ जानी है कि ये जस्ट ठीक है, हमें ये भी क्वालिफाई करना है, बाकी अदरवाइज आपका मेरिट तो जो बनेगा, कट ऑफ बनेगा, उसके बेस्ड ऑन आपका टीयर 2 में सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 कंफ्यूजिंग तो ज़रूर बना है, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। टीयर 2 में 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 2 जो है वो केवल जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वालों के लिए, पेपर 3 जो है वो AAO पोस्ट वालों के लिए ही है, बाकी सारी पोस्ट को ये पेपर नहीं देने। पेपर 1 जो है वहाँ पे 2 सेशन है, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 2 इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ पे डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है, तो वो साथ में नहीं लिया जाएगा। बाकी सारा जो सेक्शन 3 है, यानी पेपर 1 में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ठीक है, और हर सेक्शन में आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स और मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। मैथ्स में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स, यानी टोटल 90 और टोटल मार्क्स हो जाएगा 180। और इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, क्योंकि ईच सेक्शन लिखा है। तो सेक्शन 1 के लिए आपको 1 आवर मिलेगा अलग से, सेक्शन 2 के लिए भी 1 आवर आपको अलग से मिलेगा, जहाँ पे इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, कुल मिला के 70 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क, टोटल मार्क्स बन जाएंगे 210। और सेक्शन 3 के लिए आपको मिलेगा 15 मिनट्स, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 15 मिनट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया था 2 घंटे 15 मिनट का सेशन 1, तो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के लिए 15 मिनट मिलेगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल 60 मार्क बन जाएंगे। और जिनका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट रहेगा वो अलग से सेशन में रहेगा, और उसके लिए आपको 15 मिनट ही दिए जाएंगे। अब स्टार लगा है तो स्टार का भी कुछ मतलब होगा, वो भी बता देता हूँ। तो इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन इन पेपर 1। पेपर 1 में दिए गए सभी सेक्शन में कैंडिडेट को क्वालिफाई करना है, यानी सेक्शन 1 में भी आपको क्वालिफाई करना है, सेक्शन 2 में भी आपको क्वालिफाई करना है, और सेक्शन 3 में भी आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। फिर लिखा गया है नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1। यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपका सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में और सेक्शन 3 में, मॉड्यूल 1 में आपका 1/3 नेगेटिव है, क्योंकि 1 मार्क जा रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो यहाँ पे 1/3 नेगेटिव है। ये 2 पेपर में 1/4 नेगेटिव है, और यहाँ पे डेटा एंट्री स्पीड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। जो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, ये स्टार इसलिए लगाया गया है कि ये मैंडेटरी तो है बट क्वालिफाइंग इन नेचर ही है, यानी आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, आपका फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोला है, पैसेज की स्पीड, जो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है वो 2000 की डिप्रेशन होने चाहिए 15 मिनट में, तो आपके ये स्पीड टेस्ट कंप्यूटर डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट के बारे में है। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो पिछले सेक्शन में हमने देखा, पिछली साइड पे, वो तो यहाँ पे भी फॉल करता है, वो आपको लाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो फाइनली आपका मेरिट किस पर बन रहा है? फाइनली आपका मेरिट बन रहा है इन 4 सब्जेक्ट पे ही बन रहा है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, क्योंकि कंप्यूटर के मार्क तो क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आपका फाइनल सिलेक्शन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के बेस्ड ऑन ही हो जाएगा, परंतु आपको सेक्शन 1 में भी मिनिमम क्वालिफाइंग सस्टेन करना है, सेक्शन 2 में भी मिनिमम क्वालिफाइंग सस्टेन करना है, और ओवरऑल 280 और ये कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा। तो आपका 390 में से जो मार्क्स आएगा वो आपका फाइनल मेरिट बनेगा, वहाँ से आपका फाइनल मेरिट ड्रॉ किया जाएगा। समझ गए? मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, टियर 1 के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए ये रहा सिलेबस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन से ही बता रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैथ्स का सिलेबस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और ये इंग्लिश का सिलेबस। इसके बाद टियर 2 की एग्ज़ाम के लिए आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सिलेबस, उसके बाद स्टैटिस्टिक का सिलेबस भी आप देख सकते हो। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में तो दे ही रहा हूँ। और जनरल स्टडीज़ का, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस का भी। तो यहाँ तक था सारा सिलेबस टियर 1 एंड टियर 2 के एग्जामिनेशन का। सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव है, बाकी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। आप अच्छे से सिलेबस देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया है, और अदर कैटेगरीज जैसे कि SC, ST, PWDB और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई नहीं है, बाकी सबके लिए 100 रुपये देना है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूँ तो आपको 17 सितंबर से आवेदन शुरू हो जाएगा, 8 अक्टूबर तक आवेदन दे सकते हो, और 8 अक्टूबर लास्ट डेट है आवेदन करने की, तो उससे पहले आपको आवेदन ज़रूर दे देना है। अगर एप्लीकेशन में करेक्शन करना है तो 12 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर 2 दिन रखे हैं, तो आप एप्लीकेशन करेक्ट कर सकते हो उन 2 दिनों में। टेंटेटिव डेट्स टियर 1 एग्जामिनेशन की दिसंबर में रखी जाएगी, और टियर 2 की एग्जामिनेशन की बाद में इंटीमेट की जाएगी, तो आपको उनका ऑफिशियल चैनल विजिट करता रहना पड़ेगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पूरा समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने साथ, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।